तो गाइज़ आ गया है हमारा चैप्टर 1 का पार्ट 2। गाइज़ समझ रहा हूँ थोड़ा सा वीडियो लेट हो रहा है, बट गाइज़ डोंट वरी, इस ईयर हम आपके प्री बोर्ड से पहले, जो आपका प्री बोर्ड नहीं भाई, जो एग्ज़ाम होता है फाइनल एग्ज़ाम, उससे पहले आपका साइंस ज़रूर ख़त्म होगा। उससे 2-3 महीने पहले ही ख़त्म हो जाएगा गाइज़। ठीक है, तो गाइज़ ये पार्ट 2 आ गया है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 40 मिनट्स का वीडियो। तो गाइज़ वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 1 घंटा से ज़्यादा होगा। आप चाहते हो बेटर क्लैरिटी, बेटर एक्सप्लेनेशन, डीप एक्सप्लेनेशन कि आपको हमेशा याद रहे। देखो, जितना ज़्यादा डीप में समझोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा, उतना भी ज़्यादा डीप नहीं कि माथा फट जाए। तो उतना भी लंबा नहीं है, उतना भी छोटा नहीं है, बट एक ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए वीडियो कि ऊपर ऊपर से पढ़ ले भाई। उससे मार्क्स तो अच्छे आ जाते हैं बट नॉलेज नहीं होती। पढ़ाई में कुछ मानता हूँ यार, पढ़ाई में सर दर्द देता है, बट थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, उतना भी नहीं पढ़ो। ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज लो। पढ़ाई का चीज़ भी थोड़ा बहुत आपको रियल लाइफ में नॉलेज देगा, जो आपको रिलेट करने में भी मज़ा आएगा। बट उतना भी नहीं लेना है, ठीक है, उतना भी चाँप नहीं लेना है, उतना भी ज़्यादा नॉलेज नहीं लेना है कि सर फट जाए। अभी जितना नॉलेज ज़रूरी है, जितना माइंड में आ सकता है उतना लेना है, और उतना ही इस वीडियो में भी दिया गया है, एनसीईआरटी के बेस पे दिया गया है। एग्ज़ाम में इतना ही आएगा गाइस, आई गारंटी इट। चलो, सो लेट्स गो। तो गाइस अगला टॉपिक है हमारा इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इसमें एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी दी हुई है, मैं जो पहला एक्टिविटी दी हुई है तो मैं पहले उसी को समझा देता हूँ। भाई उतना पढ़ते नहीं, फटाफट ख़त्म करते हैं। इसमें पहले बोला गया है कि 150 ग्राम का एक आइस ले लो, उसे एक बीकर में डाल दो। बीकर का मतलब जो ग्लास अभी आपको फ़ोटो में दिख रही है ना, उसे बीकर कहते हैं भाई। लेबोरेटरी में रहता है, स्कूल में, स्कूल वाले आपको दिखाएंगे नहीं, ये सब करेंगे नहीं। पागल है स्कूल वाले, ये सब करना चाहिए बट वो करेंगे नहीं क्योंकि वो पागल है साले। ठीक है, आगे जो है उसे बोला गया है कि आइस को डाल के नीचे एक बर्नर रखिए जिसमें आग लगाई जाती है। गैस तरह का वो एक होता है लेबोरेटरी में, उसमें बर्नर में आग लगाइए और उसके बाद एक थर्मामीटर उसमें डाल दीजिए। और सारा मूवमेंट को, जब आइस पिघल जाए, वाटर में तब्दील हो जाए, और जब वाटर जो है वेपर में, मतलब कि जब वो हवा बन जाए, ठीक है, पानी को हीट करते हैं तो वो हवा बन जाता है। तो तब तब की टेम्परेचर हर स्टेज की, जब सॉलिड मतलब कि आइस जब वाटर में बना था और जब वाटर जो है वेपर में बना था, तो इन हर एक स्टेप में जो इसका जो टेम्परेचर है वो नोट कीजिए और सबको ऑब्ज़र्व कीजिए और इस ऑब्ज़र्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए। अब आगे क्या लिखा हुआ है भाई, चलो पढ़ते हैं। On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increases। तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब भी टेम्परेचर जो होता है बढ़ाया आपने, तो सॉलिड के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, हर चीज़ जैसे कि पार्टिकल से मिलके बनी है, तो काइनेटिक एनर्जी उनकी अंदर की काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब है, मैं इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ कि उसका क्षमता, उसकी ताकत। ठीक है, सपोज़ आप दौड़ रहे हो तो आपके अंदर की एक काइनेटिक एनर्जी होती है जिसके कारण आप कितना दौड़ रहे हो, मतलब मूवमेंट की एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आप किस पे कितना दबाव डाल सकते हो, तो वो पोटेंशियल हो गया आपका। काइनेटिक एनर्जी मतलब आप खुद कितना भाग दौड़ कर सकते हो, खुद पे कितना, खुद को कितना मूव कर सकते हो। ज़्यादातर काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट पे यूज़ होती है, ठीक है, कि आप मूव कर रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ जाती है। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। तो पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो मूव करते रहते हैं भाई हमेशा, ठीक है, सॉलिड के कम मूव करते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो अब क्या होगा कि उसकी जो है मूवमेंट और स्पीड हो गई। The energy, the energy supplied by heat overcomes the force of attraction between the particles। overcomes का मतलब तोड़ देता है, ख़त्म कर देता है। एनर्जी सप्लाई जैसे होता है, काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ जाता है, ये चीज़ जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन है, एक अट्रैक्ट करके जो पार्टिकल्स एक दूसरे को रखा है, पार्टिकल्स सॉलिड का, वो जो अट्रैक्शन है वो ओवरकम कर देता है, मतलब उसे ख़त्म कर देता है। तो पार्टिकल्स लीव देयर पोजीशन एंड स्टार्ट्स मूविंग फ्रीली। तो अपना अपना पोजीशन सब लोग छोड़ के, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो मूव करने लगते हैं इधर उधर। अ स्टेज इज़ रीच्ड व्हेन सॉलिड्स मेल्ट्स एंड इट्स कन्वर्ट टू अ लिक्विड। तो अब एक ऐसा स्टेज आ जाता है, अब ऐसा टाइम आ जाता है कि सॉलिड जो है पिघल जाता है और लिक्विड में बदल जाता है। तो यहीं पे एक पॉइंट आता है दोस्तों, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे सिर्फ सॉलिड्स के लिए बोला गया, ठीक है।
जैसे कि जब भी कोई मेल्ट, हमेशा मेल्टिंग पॉइंट हमेशा सॉलिड का रहेगा, क्योंकि सॉलिड ही मेल्ट होता है, पिघलता है, ठीक है, पिघल जाता है, ठीक है। और तो जब भी एक एक पॉइंट पे, मतलब अब एक पॉइंट पे आ गया, जिस पॉइंट पे अब सॉलिड पिघल जाएगा, इस पॉइंट पे जाके जो है सॉलिड पिघल जाएगा, तो उस पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट इसे कहते हैं गाइस। अब यहाँ पे एक एनसीईआरटी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, कि एक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही, समझ लीजिए कि उसका पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना ज़्यादा है। मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज़ एन इंडक्शन, वो उसका इंडक्शन मतलब इंडिकेटर है, वो इंडिकेट कर रहा है कि एक उस पर्टिकुलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कितना है। मतलब कि हर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, एक लोहा का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। एक लोहा को पिघलाने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर में मेज़र होती है, ठीक है, टेम्परेचर में, डिग्री सेल्सियस या केल्विन जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो ये है भाई, हर सॉलिड का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट ये दर्शाता है कि उसके अंदर का पार्टिकल्स कितना स्ट्रांग है, मतलब उसको कितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट की ज़रूरत है, और वो उसी से पता चलता है उसके अंदर का जो पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना स्ट्रांग है, ठीक है। पार्टिकल्स नहीं, पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो भाई आइस की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 273.15 कैल्विन, मीन्स 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस पे जो है आइस जो है मेल्ट होने लगता है। और इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस होता है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने वाला, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन, ठीक है गाइज, इसे हम फ्यूजन कहते हैं। सो गाइज अभी हम यहाँ पे ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट का कुछ थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं। मतलब एक्सपेरिमेंट के टाइम में कुछ कुछ चीज़ हुआ था, जो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, मतलब समझ जाओगे यार। देखो होता क्या है ना, जब ये आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप देखोगे कि जब सॉलिड जो है लिक्विड में मेल्ट हुआ, तो सॉलिड का टेम्परेचर, ठीक है, कितना टेम्परेचर, वो मेल्ट नहीं हुआ, सॉलिड का टेम्परेचर, मतलब सॉलिड कितना गर्म है। सॉलिड जब लिक्विड में तुरंत तब्दील हुआ तो लिक्विड उतना ही ठंडा था जितना सॉलिड ठंडा था। आपने कितना टेम्परेचर दिया यहाँ वो बात नहीं हो रही, उसका कितना टेम्परेचर है, वो कितना गर्म है। तो भाई अभी तो आपने टेम्परेचर दिया था 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसका टेम्परेचर तो सेम है, माइनस पे ही है। बर्फ़ जो है माइनस पे जमता है, तो दोनों माइनस पे ही है। अरे आप एक्सपेरिमेंट घर पे ही करके देखोगे, सपोज़ अभी तुरंत बर्फ़ से पिघला हुआ पानी को लोगे तो वो उतना ही ठंडा रहेगा जितना बर्फ़ था। तो भाई हीट गया कहाँ? तो यहाँ पे जो है हीट जो है थोड़ा सा एब्सॉर्ब हो गया, ठीक है गाइस। तो यहीं पर एक पॉइंट निकल के आती है, लेटेन हीट। तो लेटेन हीट जो होता है ना, यहीं पे एक पॉइंट निकल के आती है। तो मैं इसको जो है अभी बेटर वे में डिफ़ाइन करता हूँ, ठीक है। तो भाई लेटेन हीट जो होता है ना भाई, लेटेन हीट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर हीट, जिसे आप कह सकते हैं जो ज़रूरत होता है एक कोई भी चीज़ को सॉलिड से गैस में जाने के लिए, या लिक्विड से गैस में जाने के लिए, या सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए जो एनर्जी नीड होता है, उसे हम लेटेन हीट कहते हैं। जो लेटेन हीट एब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। मतलब कि अभी जितना उसे आप एनर्जी कह सकते हो, ठीक है। एनर्जी और टेम्परेचर अलग अलग चीज़ें भाई, ठीक है, सेम है, मतलब रिलेटेबल है, उसे आप रिलेट कर सकते हैं बट सेम नहीं बोल सकते। सपोज़ आपने 1 डिग्री का टेम्परेचर दिया, तो आप सॉलिड में 1 सेकंड तक मारोगे तो वो ख़त्म, वो सॉलिड नहीं पिघल जाएगा, उसको कुछ और देर तक देना होगा। समझ रहे हो मेरी बात? 1 डिग्री पे पिघलना स्टार्ट हो जाता है, 5 डिग्री पे ऐसा नहीं कि वो रुका रहेगा, वो उस टाइम पे पिघलेगा और स्पीड होगा। तो आप कितनी देर तक उस पार्ट को दे रहे हो, तो वो एनर्जी पे डिपेंड करता है। एनर्जी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा देर तक उसको दिया, मतलब कोई भी चीज़ का, सपोज़ मेरा एनर्जी ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा देर तक दौड़ पाऊँगा। अब कितना स्पीड दौड़ पा रहा हूँ, मतलब कितना टेम्परेचर मैं दे पा रहा हूँ, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अभी आप 1 डिग्री का टेम्परेचर दे पा रहे हो, पर कितना देर तक दे पाओगे वो कितना, वो एनर्जी पे डिपेंड करता है।
तो यहीं पे वो समझाने, कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा देर रुको, समझ में आ जाएगा यार, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ये टॉपिक है, मैं बता दे रहा हूँ और इसके कुछ एग्जांपल्स भी मैं दूंगा आपको, ठीक है। सो लेटेन हीट जो है एक सब्सटेंस जो है एब्जॉर्ब्ड कर लेती है, ठीक है, जो उसको टेम्परेचर मिलता है अपने आप का स्टेट को चेंज होने में। सपोज़ अभी आपने 1 डिग्री जो है टेम्परेचर दिया है, तो वो टेम्परेचर उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो उतना ही तो, और कितना टाइम तक दिया था वो एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो उतना ही तो एनर्जी लगा था जितना उसने एब्जॉर्ब किया। तो वही वो बोल रहा है कि लेटेन मतलब यही होता है कि लेटेन हीट का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट्स ऑफ अ शेप, यही इसका डिफिनेशन होता है, ठीक है गाइस। तो यही है लेटेन हीट। एग्जाम्पल के तौर पे आप रोटी देख लो, रोटी जब फूल जाती है ना, तो फूली हुई रोटी और गर्म होनी चाहिए, ऊपर से छुओगे तो ठंडा लगेगा, उतना गर्म नहीं लगोगे, जैसे ही उसे फोड़ दोगे ना भाई, अंदर से धुआं निकलेगा, वो उसका लेटेन हीट है, एब्जॉर्ब किया हुआ। तो इस केस में हमें लेटेन हीट जो है दिख जाता है, बट इन अ पार्टिकल्स नेचर में देखें तो वो नहीं दिखेगा हमें, उसे हम नहीं निकाल सकते। वो कब निकलेगा, जब वो और गर्म होगा, ठीक है, वो निकलेगा नहीं, वो एब्जॉर्ब्ड ही रहेगा, सॉरी वो निकलेगा नहीं, माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। अगेन आपका लेटेन हीट होता है आपके कुकर में। तो लेटेन हीट बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है गाइस, कि क्या कहीं कहीं सीन पे। तो लेटेन हीट जैसे कि कुकर, कुकर में जो हीट बहुत ज़्यादा अंदर में एब्जॉर्ब की हुई रहती है, ठीक है। तो कुकर में भी बहुत सारा लेटेन हीट रहता है, ठीक है। सारी चीज़ें जो आप कोई भी चीज़ बनाते हो, कोई भी चीज़, जैसे दाल ही ले लो, दाल जो है लिक्विड से पिघल जाती है ना, कुछ पार्ट वो भी तो पिघलता है, तो कुछ पार्ट वो भी अपना एब्जॉर्ब करती है, तो इसलिए कुकर का यहाँ लिया गया एग्जांपल, दाल जो अंदर है वो भी हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो लेटेन हीट कैन बी डेंजरस ऑल्सो, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट दिया हुआ एनसीईआरटी को, मतलब एनसीईआरटी ने भी एक चीज़ समझाया लेटेन हीट के बारे में, लेटेन हीट के बारे में, वो हम पढ़ लेते हैं, उस स्टेटमेंट को समझते हैं। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, द वर्ड लेटेन मीन्स हिडन, ठीक है। ये एक वर्ड है जिसके जो लेटेन वर्ड है, लेटिन वर्ड है, ठीक है, लेटिन वर्ड है, जो लेटेंट का मतलब होता है, लेटेंट, टी साइलेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। लेटेन जो है इसका मतलब होता है हिडन, और एब्जॉर्ब्ड है, वो दिख तो नहीं रही है आपको, ठीक है ना भाई, वो तो एब्जॉर्ब्ड है, ठीक है ना। तो लेटेन हीट यहाँ पे क्या दिया, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट्स रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, मतलब जितना एनर्जी 1 kg सॉलिड को चेंज होने में लगेगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, मतलब भाई यहाँ हम अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी अगर यदि आप चांद पे चल जाओ, तो वहाँ पे बर्फ़ को पिघलाने के लिए अलग टेम्परेचर लग सकता है, अलग एनर्जी लग सकती है। यहाँ का वातावरण अलग है, यहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है, तो यहाँ पे अर्थ की एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर जा रही है। एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसकी मेल्टिंग पॉइंट पे इज़ नोन एज लेटेन हीट ऑफ फ्यूजन। ध्यान से समझना, उसका मेल्टिंग पॉइंट का जितना एनर्जी लगेगा एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने में, उसी को लेटेन हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। लेटेन ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड की बात हो रही है यहाँ पे भाई, ध्यान देना। लेटेन हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन क्या होता था, जैसे हमने पढ़ा था, लिक्विड से सॉलिड चेंज करने में जो जो चेंज होने का जो प्रोसेस है उसे फ्यूजन कहते हैं। तो उसका लेटेन हीट क्या होगा, जो एनर्जी चाहिए 1 kg सॉलिड को चेंज होने में लिक्विड में, ठीक है, जो एनर्जी लगेगा, ध्यान रखना एनर्जी और टेम्परेचर में कंफ्यूज मत होना। टेम्परेचर मतलब कितना टेम्परेचर उसको लगेगा, एनर्जी मतलब उस टेम्परेचर को कितना देर तक देना पड़ेगा, वो एनर्जी है वहाँ पे, ठीक है। सो एनर्जी के बारे में उतना कंफ्यूज ना हो, थोड़ा बहुत इसको क्लियर रखो, इसका कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है जो आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। एनर्जी को ज़्यादा क्लैरिफाई करने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आप समझ गए, इट्स इनफ फॉर योर बोर्ड्स एग्ज़ाम, ओके। बिकॉज हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, आप आगे जाके एनर्जी को समझोगे। आगे लिखा है, सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स एंड आइस एट द टेम्परेचर। मतलब जब आइस होता है ना भाई, जब एक आइस होता है उसके पास जितना एनर्जी होता है, उससे ज़्यादा एनर्जी सेम 0 डिग्री में, मतलब जितना ठंडा पानी जो होता है ना, जो आइस से अभी अभी पिघला है, जिसको आपने पिघला है, उसमें ज़्यादा एनर्जी होता है। क्यों, कुछ एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर रखा है भाई, वो तो अभी के अभी ठंडा ही है, बाकी का एनर्जी, बाकी का टेम्परेचर समझ लो,
समझ लो भाई, सेम नहीं है पर समझ लो, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। आगे जाके डिटेल में पढ़ोगे तो समझ लो कि वो एब्जॉर्ब करके रखा है, मतलब उसमें एनर्जी ज़्यादा है, वो एनर्जी को दबा के रखा है, खा गया एनर्जी को। ठीक है भाई। सो गाइज, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया, इसकी बहुत बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं लिक्विड से गैस। तो गाइज, जैसे कि एक्सपेरिमेंट में जो हमने किया, मतलब किया नहीं, मतलब बता दे रहा हूँ, जो कर लेना या नहीं करना छोड़ो। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ भाई, लिक्विड से फिर गैस में बदल गया। ठीक है। जब उसको और हीट देते गए हम लोग, तो लिक्विड से जैसे ही वो बॉयल हुआ, लिक्विड देखो मेल्ट नहीं होता, लिक्विड बॉयल होता है। ठीक है। तो लिक्विड जो है बॉयल हुआ और गैस में बदल गया। तो लिक्विड से गैस को जो बदलने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। सो गाइज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, जैसे मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका सॉलिड का, उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का। तो भाई लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई। तो मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है लिक्विड जो बॉयल होना शुरू हो जाता है और वेपराइज्ड होना शुरू हो जाता है। अब आगे बहुत अच्छी पॉइंट लिखी हुई है, उस पॉइंट पे हम चलते हैं। ठीक है। सो गाइज, आगे जो है एनसीईआरटी ने थोड़ा इसे कॉम्प्लिकेटेड करके समझाया, मैं इसे डायरेक्टली समझा देता हूँ। आगे ये बात कर रहा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे फ्यूज़न में क्या था, सॉलिड से लिक्विड होने पे, मतलब जितना आइस का, मतलब एक सॉलिड जैसे ही लिक्विड में बदलता है ना, तो उस टाइम लिक्विड भी ठंडा रहता है। उसी तरह लिक्विड जितना गर्म रहता है, जितना तुरंत जब गैस आप जो होगा, तो गैस का टेम्परेचर और उस पर्टिकुलर लिक्विड का टेम्परेचर जब वो हीट हुआ था, जब वो बॉयल हुआ था, तो वो सेम रहता है गाइस। ठीक है। तो लिक्विड तुरंत वेपर में नहीं बदलता है, थोड़ा बॉयल होता है, पहले थोड़ा गर्म होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस होती है उसकी, 1 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस, तो जो गैस रहेगा 100 डिग्री उतना ही रहेगा, और 100 डिग्री ही रहेगा गैस भी, और लिक्विड भी 100 डिग्री ही रहेगा। ठीक है गाइज, इस सिचुएशन पे अब आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ रही होगी। तो यहाँ पे लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट जो है, वेपोराइजेशन जो है, यहाँ पे और ज़्यादा हो जाएगा। मतलब इसने तो 100 डिग्री को भी एब्जॉर्ब कर लिया, और एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। पहले तो वहाँ जब सॉलिड से लिक्विड में हुआ था, और ज़्यादा एनर्जी लिया, यहाँ पे भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है। क्यों है टेम्परेचर सेम क्यों रह गया, 100 डिग्री 100 डिग्री, एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो ना भाई। आपने एनर्जी तो दिया, टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर बढ़ जानी चाहिए। इतना देर तक एनर्जी आपने 100 डिग्री देते गए, तो 100 डिग्री से बढ़ना चाहिए ना। नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा? एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो पहले का फ्यूजन में एनर्जी एब्जॉर्ब, अभी का फ्यूजन यहाँ पे भी एब्जॉर्ब। तो लेटेंट हीट ऑफ जो वेपोराइजेशन है, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से ज़्यादा हो गया। पहले का तो फ्यूजन जमा ही है भाई, और भी जमा हो गया। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को आप ये भी कह सकते हो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टू चेंज लिक्विड टू गैस। आप ये भी कह सकते हैं लिक्विड, और लिक्विड से जो 1 किलो, यानी कि 1 लीटर लिक्विड को वेपर बनने में, गैस बनने में जितना एनर्जी लगेगा, उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आप कह सकते हैं। इसको आप अपने भाषा में जो डिफाइन करके लिख भी सकते हो भाई। ठीक है। तो आसान में भाषा में मैंने समझा दिया, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है। ठीक है। एनसीईआरटी बड़ा अजीब तरह से कर रहा है, कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ऐसा वैसा कुछ लिख दिया है पागलों जैसा। बट फॉलो उसी को करना है, तो आसान भाषा में समझा दिया मैंने। ठीक है। तो गाइस, आगे जाके यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक एक्टिविटी दे दी है सब्लिमेशन और डिपोजिशन को समझाने के लिए। एक्टिविटी पहले समझ लो। इमेज देख के जो मैंने लिख दिया है उससे तो समझ में आ ही गया होगा क्या कह रहा हूँ, क्या है सब्लिमेशन और डिपोजिशन। तो फिर भी देख लो भाई, होता क्या है। पहले बोला गया कि कैंपर या अमोनियम क्लोराइड एक कोई केमिकल है, ये एक तरह का केमिकल है। ठीक है। जो सॉलिड फॉर्म में रहता है, हार्ड फॉर्म में। इसको एक फ्यूनल लो, उसमें डाल दो। पहले चाइना डिस्क में ले लो। चाइना डिस्क का मतलब होता है एक प्लेट होती है, जिसे हम चाइना डिस्क कहते हैं, जिसमें केमिकल्स को रखा जाता है। ठीक है। सपोज आप स्टील में रख दोगे, तो स्टील के साथ वो रिएक्ट हो जाएगा और कुछ और ही हो जाएगा, तो स्टील में नहीं रखना है। चाइना डिस्क इसलिए यूज़ होता है क्योंकि उसमें कोई भी
केमिकल रिएक्ट नहीं होता अगर उसमें रखते हो। उसको फ्यूनल में डाल दो और फ्यूनल को ऊपर से कॉटन से ढक दो भाई, लगा दो ऊपर में कॉटन, देखो ऊपर में कॉटन प्लग लगा हुआ है, कॉटन प्लग में लगा दो, नीचे से आग लगा दो भैया। आग लगाते क्या होगा, तुम देखोगे कि गैस बनने लगा वो, ठीक है, वो दिखने लगेगा गैस, वो इतना हार्ड धुआं निकलेगा ना, धुआं दिखने लगेगा। तो यही बोल रहा है, सॉलिड से लिक्विड जो प्रोसेस होती है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, सॉरी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में। सपोज़ आप सॉलिड जो आपका क्या कहते हैं उसे, जो आपका आइस है, आइस जो है 1 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड बनता है। आप उसे डायरेक्ट कदम 100 डिग्री दे दो, 100 डिग्री क्या, 100 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा दे दो, तो क्या होगा, डायरेक्ट गैस में बनने लगेगा। वो लिक्विड बनेगा नहीं, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा दे दी आपने, उसे टाइम ही नहीं मिल रही, इतनी ज़्यादा हीट दे दी आपने। बट कुछ कुछ केमिकल होते हैं वो छोटी सी भी हीट में डायरेक्ट गैस ही बनते हैं, लिक्विड नहीं बनते। जैसे कोयला को ले लो भाई, कोल को ले लो, कोल लिक्विड नहीं बनता, डायरेक्ट गैस में बनता है, धुआं निकलने लगता है भाई, पानी नहीं निकलती उससे, ठीक है भाई। तो गैस से लिक्विड में जाना, गैस को भी अगर यदि आप कोई गैस लेते हो और उसे आप ठंडा करके लिक्विड बना देते हो, तो उसे जो है डिपोजिशन कहते हैं। अभी डिपोजिशन जो है इसका एक एग्जांपल, और उसका हम नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है उस टॉपिक में डिपोजिशन को अच्छी तरीके से थोड़ा और क्लैरिफाई कि कैसे होता है डिपोजिशन एक तरीके से, वो हम समझेंगे, ठीक है। तो गाइज अगला टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। सपोज़ एक मैटर है, तो प्रेशर पे चेंज होने से कुछ चेंज होगा। तो देखो यहाँ पे सिलेंड्रिकल है, एक फ़ोटो जो है एनसीईआरटी का दिया है, बड़ा अच्छा सा है, ठीक है। सपोज़ देखो इसको एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझो, सपोज़ ये एक तरह का इंजेक्शन है, ठीक है। पर इंजेक्शन जो है, मतलब जो इंजेक्शन है लोहा का बना हुआ है। अब लोहा का बना हुआ है, आगे से लोहा का इंजेक्शन है, और उसको आगे से जो उसका छेद है उसे बंद कर दिया गया, वो भी लोहे से। अब क्या होगा, तुम पिस्टन को पीछे से, जो उसका पिस्टन है, पिस्टन का मतलब होता है ऐसा चीज़ जो दबाएगा ना किसी चीज़ को, तो साइड से कुछ नहीं निकलेगी। इंजेक्शन से देखते हो, ऐसा नहीं कि पिचकारी दबाते हो, मतलब इंजेक्शन दबाते हो तो पीछे से लिक्विड बाहर आ जाता है, नहीं। तो ये एक तरह का पिस्टन उसी को कहते हैं, जो बहुत ही पावरफुल किसी चीज़ को दबाव देता है। तो अब लोहा का है, अब उसको एकदम बहुत ही फोर्स से तुम दबाते हो, उसके पार्टिकल्स को एकदम दबाए जा रहे हो, दबाए जा रहे हो, तो क्या होगा, वो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, पार्टिकल्स को तुम आपस में ले आओगे, ठीक है। बट जैसे ही प्रेशर हटाओगे तो क्या होगा, वापस से वो सेम लिक्विड में बन जाएगा। तो ये किसी किसी केसेस में होगा, बट नहीं होगा, ठीक है। तो आपने जैसे कि CO2 सुना है, CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब भी हम इस प्रोसेस में लाते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है, और उसे हम ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है गाइस। तो इसको जो है हाई प्रेशर में रखा जाता है, ठीक है। तो जो है इसमें जो हाई प्रेशर में रखा जाता है, ताकि इसको हाई प्रेशर में हमेशा रखा जाता है, क्योंकि प्रेशर छोड़ोगे तो एटलीस्ट CO2 जो है धीरे धीरे वापस से गैस में बदलने लगेगी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है, जैसे कि solid CO2 gets converted directly to gas on decrease of pressure of to 1 atmospheric pressure without coming into liquid state। मतलब ये जो CO2 होता है ना, वो लिक्विड में नहीं जाता है डायरेक्ट, या तो सॉलिड में चल जाएगा तो गैस हो जाएगा। तो इसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्रेशर को एक तरह से नापा जाता है। आप बस इतना समझ लो, आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट है भाई जिसको थोड़ा बहुत ऐसे ही समझ लो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझना होगा। ये आपका फिजिक्स का पॉइंट है ये सब, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैथ का जो था वॉल्यूम वाला पार्ट, जैसे आपको उसने थोड़ा बहुत मैंने गाइड किया, तो उसे आप मैथ में ही पढ़ोगे। तो ये फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जितना प्रेशर इसको दिया पे रखा जाता है, ठीक है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है, जो सॉलिड में जब होता है तो इसे ड्राई आइस भी कहा जाता है। We can say that pressure and temperature determines the state of substance, whether it will be solid or liquid of gas। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि उसका दैट कि प्रेशर और टेम्परेचर जो है उसका डिटरमाइन करता है कि एक गैस पे कितना प्रेशर लगा हुआ है, उसको कितना प्रेशर पे रखने का ज़रूरत है तब वो उस स्टेट में रहेगा, या उस पर कितना प्रेशर है, उसका कितना टेम्परेचर है, वो उसका स्टेट को डिटरमाइन मतलब बता भी सकता है। हम उसके प्रेशर या स्टेट से भी जान सकते हैं। सो यहाँ पे अगला पॉइंट आता है गाइज, अगला टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या है, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इवेपोरेशन इज़ अ टाइप ऑफ वेपराइजेशन दैट ऑकर्स ऑन अ सरफेस ऑफ अ लिक्विड एज इट्स चेंज इनटू गैस फेज, मतलब गैस स्टेट,
ठीक है बाइस, तो वेपराइजेशन जैसा ही है बट थोड़ा सा अलग है। ठीक है, एनसीईआरटी में से कॉम्प्लेक्स किया गया है, पता नहीं क्यों, मैं इसे जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। देखो गाइस, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि उसका टेम्परेचर या प्रेशर ही चेंज किया जाए। सपोज़ देखो, हर एक बार तो उसका पार्टिकल्स जो है मूव करते रहता है। इवेपोरेशन ज़्यादातर जो होता है लिक्विड में होता है। ठीक है, तो क्या होता है गाइस, उसका पार्टिकल्स तो मूव कर रहा है, बट क्या करें अगर उससे हम किसी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, अदर प्रोसेस के द्वारा हम उसको और मूव करा दें, पार्टिकल्स को भगा दें और मूव कराने लगे स्पीड में, तो लिक्विड क्या हो जाएगा, गैस में बदल जाएगा। सपोज़ एग्जांपल के तौर पे आप ले लो, कपड़े जो सूखते हैं आपके, वो विंड में ज़्यादा स्पीड सूखते हैं। क्यों भाई? क्योंकि जो सरफेस पे जो पानी लगा रहता है उस पर हवा जाता है और उसको गैस में, गैस के साथ ले जाता है और गैस में ही कन्वर्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि इतना स्पीड से उसका सरफेस को लेके गया कि उसका पार्टिकल जो है और इधर उधर हमने कर दिया, और ज़्यादा उसका अट्रैक्शन के बीच में हमने और उसको तोड़ दिया, उसका अट्रैक्शन को, एक पार्टिकल्स को दूसरा पार्टिकल्स को अलग कर दिया, दूर दूर कर दिया, तो वो गैस में तब्दील हो गया। तो सपोज़ एक आप कटोरी ले लो, प्लेट ले लो, प्लेट में पानी को रख दो, तो वो धीरे धीरे अपने आप इवेपोरेट हो जाएगा। तो उसमें सिर्फ योगदान जो है आपका टेम्परेचर का नहीं रहता है, हवा रहेगा, हवा चल रहा होगा उसमें रखो तो वो ज़्यादा जल्दी जो है इवेपोरेट हो जाएगा, गैस में बदलने लगेगा। ठीक है गाइस। सो गाइस, अगला टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। किन किन चीज़ों पे फैक्टर्स, मतलब किन किन चीज़ों पे, क्या क्या चीज़ों पे फैक्टर्स, ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जिन पर इवेपोरेशन अफेक्ट होती है, मतलब कि उसके होने या ना होने से उस पर प्रभाव पड़ता है। तो 4 चीज़ें हैं: एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इन, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, एंड लास्ट है एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। सारी चीज़ें हमने थोड़ी कुछ कुछ पढ़ी हुई है, कुछ कुछ नहीं पढ़ी हुई है, सबको डिटेल में पढ़ लेते हैं। एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, गाइज याद रखना, इवेपोरेशन हमेशा एक सरफेस पे होता है, मतलब पार्टिकल्स ज़्यादातर ऊपर की पे ही वो प्रभाव पड़ता है। मीन्स सरफेस का मतलब होता है ऊपरी सतह, जो ऊपर वाला पार्ट है, जो पतला सा एक ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, बीच वाला पार्ट नहीं। सपोज एक पानी है तो पानी का ऊपरी सतह, पहले ऊपर वाला पार्ट इवेपोरेट होगा, फिर नीचे वाला। ये नहीं कि पहले नीचे वाले इवेपोरेट होने लगेंगे, ऐसा नहीं, नीचे का पार्ट नहीं, पहले ऊपर का पार्ट, मतलब ऊपर का जो प्लेन पार्ट होता है उसे सरफेस कहते हैं। सपोज अभी आपने क्या किया, एक ग्लास में पानी रखा, तो उसमें क्या होगा, ऊपर में सरफेस कम हो जाएगा, बट यही आप प्लेट में रख दोगे तो पानी फैल जाएगा, सरफेस बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब देखो, ऊपर का जो पट्टी है उसे आपने बढ़ा दिया, तो क्या होगा, जितना बड़ा सरफेस एरिया आपने बढ़ा दिया, सरफेस मतलब सतह। ठीक है, अभी पानी को आप ग्लास में रखो, उसे आप फैला दो, मतलब सरफेस एरिया बढ़ा दो, फैला दो पूरा एकदम उसे, तो जितना ज़्यादा वो फैलेगा, जितना बड़ा, जितना लॉन्ग वेसल में वो रहेगा, उतना जल्दी इवेपोरेट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब भी हम कपड़े सुखाते हैं तो उससे पहले फैलाते हैं, छिड़कते हैं, ना कि उसे सिकुड़ के एकदम, मतलब क्या बोलते हैं, एकदम हाथों से एकदम दबा के, एकदम कम प्लेस में एकदम दबा के उसको ऐसे रख देते हैं, नहीं, उसको फैला के रखते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जगह उसका बढ़ जाता है, सरफेस का ऊपरी सतह का एरिया बढ़ जाता है गाइस। अगला आते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये तो भैया पता ही है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो भैया क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो भैया क्या होगा कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मूवमेंट की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ऐसे मूवमेंट हो रहा है और मूवमेंट हो जाएगा सरफेस पे। ठीक है, और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है भाई, ह्यूमिडिटी पे ध्यान से सुनना। ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। वाटर वेपर का मतलब क्या होता है, पानी कितना पड़ा हुआ है। सपोज ठंड के टाइम में आप देखोगे, हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहता है। यही कारण होता है कि कुछ पार्ट ज़्यादा ठंडा हो जाता है, वो वाटर वेपर, तो वो पानी नीचे ओस जो होता है वो गिर जाता है। इसीलिए आपको सुबह सुबह एकदम फॉगी मूवमेंट दिखता है, फॉग क्यों, क्योंकि वो पानी रहता है, जो कुहासा आप कहते हैं वो पानी रहता है, पानी, समझ रहे हो, वो पानी रहता है गाइस। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं चीज़ों पे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी सपोज घट गया, ठीक है, ह्यूमिडिटी घट गया तो क्या हो गया, इवेपोरेशन आसान हो जाएगा। बट टेम्परेचर में ही पानी है, तो क्या पानी जो है जो मान लीजिए कपड़ा सुखाते वो पानी बाहर निकलेगा, नहीं, वो तो पानी वहीं निकल जाएगा, वहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वाटर वेपर बन ही जाएगा, जगह ही नहीं है उसके लिए, वाटर वेपर वो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि आसपास की जगह में ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो जगह ही नहीं है, तो भाई वो इवेपोरेट कैसे होगा, पानी वाटर वेपर में बनेगा ही कैसे।
समझ रहे हैं मेरी बात को? वाटर वेपर जो है एक तरह से पानी ही है बट गैस में, मतलब वो फुल्ली गैस नहीं हुआ है। उस स्टेज को वाटर से जो गैस बनती है उससे हम वाटर वेपर करते हैं। याद रखना, गैस कई तरह की होती है बट वाटर का जो गैस है, H2O का जो गैस है, जो अभी पूरी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं हुआ है, उससे आप वाटर वेपर भी कह सकते हो आसान भाषा में। ठीक है गाइस, तो इस पे इतनी ही चर्चा काफ़ी है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम आगे बढ़ते हैं। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, जैसा कि बताया भाई, ऑलरेडी वो मूवमेंट हो रहा है बट उसे हमने हवा दे दिया, हवा बढ़ा दिया, तो हवा बढ़ जाएगा तो वो पार्टिकल्स और मूव कर जाएंगे और आपका जो कोई भी चीज़ है वो जल्दी सूख जाएगा, पानी जो है ज़्यादा इवेपोरेट हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो चलो अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो गाइस अगला टॉपिक है हमारा, हाउ डज इवेपोरेशन काउज कूलिंग। देखते हैं। तो गाइस ये टॉपिक कह रहा है इवेपोरेशन जो है कूलिंग मतलब ठंडगी कैसे प्रोवाइड करता है। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, इन एन ओपन वेसल, वेसल का मतलब होता है गाइस, वेसल कहीं जगह वर्ड आपने पढ़ा होगा, वेसल का मतलब होता है कोई भी बर्तन या अवजार। वेसल, अवजार या फिर बर्तन को हम, बर्तन को ऐसे हम यूटेंसिल्स कहते हैं, ठीक है, बट हम वेसल्स यहाँ पे वर्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केमिस्ट्री में हर चीज़ हमारे पास एक इक्विपमेंट्स है, एक अवजार है, इसलिए हम यहाँ पे वेसल वर्ड को ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स इवेपोरेटिंग, मतलब एक ढक्कन खुला है कोई भी चीज़ का, कोई भी जगह का खुला है वो, तो वो इवेपोरेट होते रहेगा। The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain energy lost during evaporation. तो guys ध्यान रखना, सपोज कोई आदमी क्या, जो एक लिक्विड होता है वो बाहर का जो एनर्जी होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करते हो तो वो हीट को जैसे एब्जॉर्ब किया। अब आगे लिखा है टू की रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। सपोज एक पानी को आपने फैला के रख दिया, तो जैसे ही वो इवेपोरेट करेगा उसका एनर्जी थोड़ा सा लॉस होगा। क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, राइट? सपोज एयर जो है बाहर निकल गया, एयर में कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब थी, राइट? एयर भी में भी उस पर्टिकुलर पार्ट में जो पानी था वो इवेपोरेट हुआ, वेपर में चेंज हो गया। वेपर में कुछ एनर्जी थी, राइट? वो भी कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब करके रखा होगा। अब तो भैया पानी की एनर्जी कम हो गई, ठीक है, वेपर चला गया, कुछ पानी उड़ के चला गया, उसके साथ एनर्जी भी उड़ गई, तो पानी के पास तो भैया एनर्जी चला गया, तो वो एनर्जी को वापस से लेना चाहेगा, तो बाहर के हीट एनर्जी को क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट? तो इससे क्या होगा, सरफेस कूल होने लगेगा। तो इसीलिए इवेपोरेशन जो है कूल करने लगता है किसी भी जगह को, इवेपोरेट होगा तो वो कूल हो जाएगा। अब एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं भाई, कुछ इंपॉर्टेंट भी है और कुछ लाइफ से रिलेटेबल भी है। तो भाई पहला एग्जांपल, व्हाट हैपेंस व्हेन यू pour some acetone on your palm, the particles gain energy on your palm or surroundings and evaporate cause palm to feel cool। अब देखो भाई, सपोज तुम नेल पॉलिश, एसीटोन जो होता है नेल पॉलिश रिमूवर, एक नेल पॉलिश का रिमूवर होता है, नेल पॉलिश लड़कियां लोग लगाती है तो उसको रिमूव करने के लिए एक लिक्विड आता है जिसे पता है, ठीक है, गर्ल्स को तो समझ में आई होगा। इन ऑन योर पाम, पाम का मतलब होता है हथेली, हाथ की जो हथेली होती है, उसमें जैसे ही रखते हो आपको ठंडा फील होने लगता है। क्यों? तो देखो भाई, वो जो केमिकल है ना, वो केमिकल का जो एनर्जी लेवल होता है, काइनेटिक एनर्जी रहता है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, तो इसीलिए वो जल्दी इवेपोरेट होने लगता है। तो सरफेस का पार्ट धीरे धीरे इवेपोरेट हो रहा है, एक बार में थोड़ी इवेपोरेट हो गया यार, एक ही बार में पानी थोड़ी उड़ जाएगा, नहीं ना, धीरे धीरे उठेगा। तो फर्स्ट सरफेस का पार्ट उठा, तो जब तक पानी है तब तक वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो इसीलिए ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि एक ही साथ बहुत सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और वो इवेपोरेट हो जाता है। तो आसपास का एरिया एब्जॉर्ब भी हो गया, उसने एब्जॉर्ब किया, पानी ने एब्जॉर्ब किया हीट को और उड़ भी गया, तो क्या हुआ, आसपास का एरिया तो ठंडा पड़ गया, तो टोटल वो ठंडा पड़ जाएगा। गाइस इसी तरह बने रहो, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। आफ्टर अ हॉट सनी डे people sprinkle some water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface। हॉट सनी डे मतलब कहीं देखो भाई, हर पार्टिकल जो है ना, हर सब्सटेंस डायरेक्ट गर्म नहीं होता है, कुछ हीट वो अपने पास एब्जॉर्ब रखेगा,
तो ऑब्वियसली छत जो होगा वो भी कुछ हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो क्या करेगा, अपने आसपास चीज़ को भी गर्म कर देगा। कोई भी चीज़ गर्म है, सपोज आप गर्म लोहा के पास खड़े रहो, बहुत बड़ा लोहा है उसके सामने खड़ा रहो, देखना आपको थोड़ा थोड़ा गर्म फील होगा। या फिर आप कोई कोयले के पास खड़ा रहो, उससे गर्मी लगने लगेगी, भाई वो तो खुद ही गर्म है, आसपास को भी गर्म करके रख दिया। तो यही चीज़ रूफ भी होती है। तो ऊपर में जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा पानी डालोगे ना, तो क्या होगा, पानी क्या होगा, इवेपोरेट होने लगेगा। पानी कैसे इवेपोरेट होगा, क्यों इवेपोरेट होगा, हीट एनर्जी जो रहेगी, जो पार्ट वो एब्जॉर्ब रहेगा हीट को, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगी पानी को, ठीक है। एनर्जी गेन किया और इवेपोरेट हो गया। तो एनर्जी क्या हुआ, हीट एनर्जी को ले लिया पानी ने, तो क्या हुआ, अब जो सरफेस है उसके अंदर हीट बचा नहीं, कुछ पानी सतह पे रह गई, ठीक है। इवेपोरेशन जब भी होगा कूलिंग होगा, इवेपोरेशन तभी हो सकता है जब एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया, हीट बचा ही नहीं भाई, तो वहाँ पे ठंडा हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ होता है रूफ में। अब दो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके बताया जाता है, मैं बेस्ट दूंगा कि आपको वो अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं दो क्वेश्चंस के ऊपर जो एनसीईआरटी ने पूछे हैं, और उसका आंसर भी दिया है बट उतना अच्छे से नहीं दिया है, बट मैं पढ़ा देता हूँ भाई, क्या इशू है। तो गाइस क्या है अगला दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं, वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, क्यों हमें कॉटन का कपड़ा जो है समर में पहनना चाहिए। तो भाई देखो, जो कॉटन होता है ना भाई, देखो सबसे पहली बात तो ड्यूरिंग समर हम लोग प्रिस्पायर बहुत करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग बॉडी, हम लोग का मूवमेंट होता है, हीट होता है, प्रिस्पायर का मतलब पसीना हम लोग बहुत ज़्यादा निकालते हैं। तो तुमको जैसे कि पता है भाई कि इवेपोरेशन के टाइम में वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो चारों ओर से लेता है, ठीक है, और बॉडी सरफेस में और उसके बाद वेपर में बदलने लगता है। तो वेपोराइजेशन होगा, पानी ज़्यादा निकलेगा, पसीना ज़्यादा निकलेगा, वेपोरेट ज़्यादा होगा, तो ठंडा हमें प्रोवाइड होगा। तो क्या हो, कर दिया हम कॉटन का कपड़ा पहने, कॉटन जितना पानी एब्जॉर्ब कर सकते उतना कोई नहीं कर सकता। कॉटन क्या करेगा, आपका पसीना एब्जॉर्ब करेगा और पूरा चारों तरफ कपड़े में फैल जाएगा, तो सरफेस एरिया बहुत बड़ा बन जाएगा, पानी बहुत ज़्यादा ले लेगा। तो अब देखो भाई, पानी जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा एनर्जी बाहर से लेगा, ठीक है। पानी जितना ज़्यादा फैला हुआ है, पानी उतना ज़्यादा बाहर से एनर्जी लेगा, जितना ज़्यादा बाहर से एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, इवेपोरेट होगा, उतना ज़्यादा भाई जो है आपका ठंड बढ़ेगा, आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा, ठीक है। पानी एब्जॉर्ब ही नहीं रहेगा, पानी स्किन पे रहेगा, तो वो तो इवेपोरेट होगा ही नहीं, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं हम चीज़ों पे। अगला क्वेश्चन है, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग इन आइस कोल्ड वाटर, मतलब ठंडा पानी के बाहर में आप जैसे ही बोतल को रखते हो वो थोड़ा भींगा भींगा से रहता है। हाँ, क्यों रहता है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो सपोज़ जैसे कि मैंने बताया, गरम आप जो है, सपोज़ एक गरम रॉड है, गरम स्टील है, गरम कोयला गरम है, उसके सामने खड़ा रहो, आपको गर्मी लगेगी, ठीक है। बट क्या सपोज़ करो कोई ठंडा चीज़ है, तो क्या वो आसपास की चीज़ों को ठंडा नहीं करेगा। सपोज़ इग्लू के अंदर आप जाओ, सपोज़ आप बर्फ़ हो, बर्फ़ के आसपास का चीज़ ठंडा नहीं होगा, ऑफ कोर्स आपको पता नहीं चलता है वो चीज़, क्योंकि हम लोग का आसपास चीज़ बहुत हीट है, हमारा इंडिया में बहुत हीट वाला में हम रहते हैं, ठीक है। बट बर्फ़ है, ठीक है, तो बर्फ़ में क्या होगा, बर्फ़ आसपास की चीज़ों को ठंडा करेगा, पानी भी ठंडा है, आसपास की चीज़ों को ठंडा करेगा। तो आसपास क्या है भैया जी, एयर है, एयर को ठंडा करेंगे तो वो पानी बन जाता है, तो आसपास के एयर को वो ठंडा कर देता है कुछ दूरी तक, तो वो ठंडा वाला जो पार्ट करता है ना भाई, तो वो ठंडा पार्ट पानी बन के वो वाटर में ही चिपक जाती, बॉटल में ही चिपक जाती, क्योंकि वो बहुत कम एयर को जो है पानी में तब्दील कर देता है, आसपास के एरिया को भी ठंडा कर देता है। सराउंडिंग मतलब आसपास, सराउंडिंग को वो ठंडा कर देता है। जैसे ही ठंडा करता है, एयर जो है पानी में बन जाती है, पानी जो है बॉटल में चल जाती है, क्योंकि बॉटल में तो छेद है नहीं, बॉटल के अंदर जा नहीं सकती, तो यही वो रीज़न है। तो गाइस यहाँ पे हमारा हो जाता है चैप्टर कंप्लीट। आगे दो टॉपिक अलग है, एक प्लाज्मा भी है, एक गोल्डस्टीन कॉन्डेंसेट इसे कहा जाता है। ये दो एक ऐसा पार्टिकल्स है जो अलग एक स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, ठीक है। तो गाइस इसके बारे में उतना पढ़ने का आवश्यकता आपको नहीं है, उतना नीड नहीं है गाइस, बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम गाइस, एंड इट विल जस्ट गिव यू अ प्रेशर इन योर माइंड, ओके। सो नो नीड टू स्टडी, एनसीईआरटी भी इससे ज़्यादा अच्छा तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है, और बोस-स्टाइन कॉन्सेंट्रेट के लिए तो एक वेबसाइट ही दे दिया है भाई कि उस वेबसाइट में जाके पढ़ लो, तो इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे और इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना है अभी उतना पढ़ो, नॉलेज गेन करना ठीक है,
बट गाइस पढ़ाई में नहीं यार, पढ़ाई करने का तो ऐसे ही मन नहीं करता है, छोड़ो यार, हटाओ यार। ऐसे ही आगे चैप्टर्स में उसे आप डिटेल में पढ़ोगे तो अभी क्या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लेना, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इतना मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दे रहा हूँ। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज अ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, चार्ज कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक या सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। सुपर एनर्जेटिक का मतलब होता है वो एनर्जेटिक होता है, जरा सा भैया उसको टच कर दो भैया पूरा एकदम चार्ज हो जाएगा एकदम। ठीक है, बट वो खुद से रिएक्शन नहीं करता, वो रिएक्टिव नहीं होता। उसको जब उसे आप चार्ज दोगे तो वो चार्ज को चारों तरफ फैला देगा, उसे कहते हैं प्लाज्मा पार्टिकल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारा, जैसे कि बोस-स्टाइन-कंसनडेट। ये क्या कहा है इसमें? कहा गया कि एक गैस है, गैस को क्या किया, उसका डेंसिटी को घटा दिया गया है। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा डेंसिटी को घटा दिया उस गैस को नॉर्मल एयर से, तो उसको एक सुपर लो टेम्परेचर बना गया। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? सपोज आप एक लकड़ी लेते हो, अपने हाथ इतना बड़ा और अपने हाथ इतना बड़ा लोहा लेते हो, कौन ज़्यादा भारी होगा? ऑब्वियसली लोहा ज़्यादा भारी होगा। क्यों? लोहा का डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब कम स्पेस में उसने ज़्यादा भारीपन दे दिया भाई, ज़्यादा वजन दे दिया उसने, तो इट मीन्स दैट लोहा का डेंसिटी ज़्यादा है। तो एक ऐसा गैस बनाया जिसका डेंसिटी बहुत कम है, तो उसको जो है उसको बोस-आइंस्टाइन-कंसनडेट बनाया गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने और एस.एन. बोस, एक इंडियन साइंटिस्ट थे, ठीक है, और एक एल्बर्ट आइंस्टाइन द ग्रेट साइंटिस्ट, जिन्होंने मिलकर इसे बनाया था। तो गाइज़ इस पे उतना ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया। प्लाज्मा एक चार्ज पार्टिकल्स है, एक प्लाज्मा जो चार्ज पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, या उसे एक्साइटेड पार्टिकल्स, एक रिएक्टिव पार्टिकल्स कह सकते हैं, जो पूरे चार्ज को चारों तरफ फैला देता है, स्प्रेड कर देता है। ठीक है, तो प्लाज्मा जैसे कि एक इसका एग्जांपल भी है नियॉन गैस। ठीक है, नियॉन गैस दिया गया है। ठीक है, तो इसे आप डिटेल में पढ़ोगे, मैंने इसे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया। ठीक है, एनसीईआरटी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि ये बस एक आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए है। बता दिया गया भाई कि भाई सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस नहीं है, और दो है जिसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है, आगे जाके और पढ़ोगे। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ तक चैप्टर ख़त्म हो गया है। आगे जाके हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, नोट्स एज सुन एज पॉसिबल आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं आपको इसका नोट्स प्रोवाइड कर दूँ। वो नोट्स ले जाने के बाद आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी के बुक्स के जितने भी डिटेल्स होंगे उससे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।